हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अपन बात करेंगे अबाउट टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। लास्ट लेक्चर चार्ल्स लॉ और क्या पढ़ा था अबाउट टू बॉयल्स लॉ। आज अपन बात करेंगे गैलिलियो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था और प्रेशर कांस्टेंट लिया था चार्ल्स लॉ में। तीसरे में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे। तो ध्यान दे रहे हैं एक आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, समझना है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। फॉर आइडियल गैस अगर मैं मास को कांस्टेंट रखा, मास को क्या लिया यहाँ पे कांस्टेंट, समझना है यहाँ पे मास को अगर हमने कांस्टेंट लिया और क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट, क्योंकि इससे पहले दो लॉज में क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था। इस बार क्या कांस्टेंट ले रहे हैं, वॉल्यूम। क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे, आप आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, राइट ना, म्यू आर टी। इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट लो तो कहने का मतलब पी बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर बाई वी, राइट ना। अब ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि मास कांस्टेंट लिया है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, आर कांस्टेंट ही होता है, गैस कांस्टेंट है। अब तीसरा क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। थर्ड क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या ले रहे हो यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये इतना टर्म क्या होता है यहाँ पे, इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा कि नहीं। जब इसको इधर ले जाओगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली बराबर होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, समझना है यहाँ पे। तो दो डिफरेंट प्रेशर के लिए P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, T1 बाई T2। ये भी याद रखना है यहाँ पे, T1 बाई T2। इस तरीके से आएगा कि नहीं रिजल्ट, देखना यहाँ पे दो डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे यहाँ पे इक्वेशन इस फॉर्म में बन सकते हैं। इसका कोई रियल लाइफ का एग्जाम्पल बच्चे तो यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे कि अगर कोई यहाँ पे सिलेंडर है, पास में कंटेनर है और यहाँ पे हिंज लगा दो। हिंज लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पिस्टन होगा यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, ये तो लीड है, पास में आ रहे हैं, और ये ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे, पिस्टन बोल सकते हो, ठीक। इस पूरे सिस्टम को पिस्टन। अब ध्यान से समझो यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे गैस फिल है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे गैस फिल है, और इधर अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बर्नर से इसमें गैस दे रहे हैं, मतलब क्या होता है, सॉरी हीट दे रहे हैं, नॉट गैस। यहाँ पे बर्नर से हीट दे रहे हैं, तो हीट देने का मतलब क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा। अब क्योंकि हिंज लगा दिया है, यहाँ पे क्या लगाया है, हिंज। हिंज लगाने का मतलब ये ढक्कन जो होता है, ये लिड जो होता है, ये मूव नहीं कर सकता है। मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, गैस का धीरे धीरे इंक्रीज होगा कि नहीं। कहने का मतलब क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे आप बोल सकते हैं। इसका रियल लाइफ का कोई एग्जांपल तो कुकर है। कुकर में आपने कुछ रख दिया, बस नहीं आ रहे, वाटर है, कुछ मिला के रख दिया। अब देखा होगा कि क्या कुकर का वॉल्यूम चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। लेकिन जब क्या होता है, हीट मिलता है कुकर को तो उसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है, तो सीधे से क्या होता है, प्रेशर एक तरीके से रिलीज हो जाता है। तो लाइक सर ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा गैलिलियो लॉ को प्रूव करता है, ठीक है। आगे ध्यान देना है यहाँ पे ग्राफ किसके बैठे, तो यहाँ पे आप ले लो यहाँ पे, क्योंकि इस बार प्रेशर और टेम्परेचर है तो यहाँ पे पीडी ग्राफ या इसी को प्रेशर टेम्परेचर कर्व। तो ध्यान देना यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कर्व कैसे बनेगा। तो इधर को अगर मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे बच्चे टेम्परेचर, और इधर को क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रेशर। तो ध्यान देना यहाँ पे प्रेशर को y एक्सिस कह रहा हूँ, टेम्परेचर को यहाँ पे x एक्सिस कह रहा हूँ, टेम्परेचर को x कह रहा हूँ और प्रेशर को y कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ध्यान दो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से आएगा कि नहीं, ग्राफ तो ऐसे आना चाहिए। सेकेंड, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है ग्राफ की, तो यस, एक ग्राफ इस तरीके से भी आता है जो कि लास्ट लेक्चर बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में भी समझाया था आपको, ठीक है। यहाँ पे P बाई टी इसका वैल्यू देखो हमेशा क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो चाहे टेम्परेचर के साथ अगर मान लो ले रहे हो तो इस तरीके से आना चाहिए। कभी टेम्परेचर जीरो नहीं होता है, इसलिए लाइन क्या होती है यहाँ पे
जीरो से नहीं स्टार्ट होती है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, इस लाइन को देख के यही तो मालूम हो रहा है हमें कि यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ध्यान दें यहाँ पे P/T का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से। इसी तरीके से थर्ड पॉसिबिलिटी जो होगी ग्राफ की, थर्ड पॉसिबिलिटी जो होगी ग्राफ की, वो ये हो जाएगा यहाँ पे कि P/T, बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे P/T अगर देखा जाए, और इधर क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर। इस बार क्या ले लिया अपन ने, प्रेशर, इस बार क्या ले लिया यहाँ पे, प्रेशर। तो याद रखना तब भी क्या आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, तब भी क्या आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना यहाँ पे कि गैलोसिक लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा कि वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, और क्या होता है आइडियल गैस के लिए मास को भी कांस्टेंट ले रहे हो, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब रिजल्ट क्या क्या आएंगे, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है गैलोसिक लॉ का, और ग्राफ किस तरीके से आता है, वो आपको सारी चीजें समझाया। इसके बाद नेक्स्ट लॉ ऑफ क्या होता है यहाँ पे, गैस के कई सारे लॉज है ना। देखो 3 लॉज हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, याद करो जल्दी से। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और क्या होता है गैलोसिक लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, यहाँ पे चार्ल्स लॉ में प्रेशर को लिया था, और फिर वॉल्यूम को किस में लिया, तो ध्यान दे रहे यहाँ पे वॉल्यूम को गैलोसिक लॉ में कांस्टेंट लिया। अब आगे ध्यान दे रहे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं, और अवोगाड्रो लॉ ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक होता है यहाँ पे अवोगाड्रो लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग, इसका स्टेटमेंट समझना, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिस्टम में डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनका जो, अगर मान लो वॉल्यूम सारे गैसेस का सेम है, ऑक्सीजन हमने फिल कर दिया, ठीक है, नाइट्रोजन एक ही सिस्टम में फिल कर दिया, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, समझना ध्यान से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बात समझ आ रही है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है यहाँ पे सेम आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा, सेम। तो यहाँ पे अगर कई सारी गैसेस हमने बनाया, एक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट का मतलब होता है कि NH3 हो सकते हैं, N2 भी, बात समझ आ रही है ना, और क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, ये सारे डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन सबके वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम ऑफ क्या होता है यहाँ पे NH3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होता है यहाँ पे NO2, और वॉल्यूम ऑफ O2, कहने का मतलब क्या होता है अमोनिया का वॉल्यूम, और क्या होता है नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम यहाँ पे सेम। तो वॉल्यूम को क्या ले रहे हो यहाँ पे बच्चे, कांस्टेंट। अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया तो याद रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बात समझ आ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे इसका वॉल्यूम NH3 का, बात समझ आ रही है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NH3 का यहाँ पे N1, क्या ले रहे हैं यहाँ पे N1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2 मतलब क्या होता है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का N2 ले रहे हो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस N3 ले रहे हो। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N3। मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगा यहाँ पे सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगा सेम। लेकिन तब जब क्या होता है यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो क्या रहे कांस्टेंट। तो मैं बोलूं प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये कंडीशन तब फॉलो करता है गैसेस के लिए जब प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रहे यहाँ पे कांस्टेंट, ऑफ गैस क्या रहे यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, ना प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है, ना क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो याद रखना ये चीज क्या बोला जाता है यहाँ पे अवोगाड्रो लॉ। इसका स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिख लो इसका स्टेटमेंट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, ठीक है, all gases contain equal number of molecule, contains equal number of molecules, ठीक है, कहने का मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया, ये तो कॉन्सेप्ट था,
ये क्या था यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका, अवोगाड्रो लॉ का, और ये क्या होता है यहाँ पे एग्जांपल ऑफ अवोगाड्रो लॉ। इसको जल्दी नोट करना। फिर नेक्स्ट लॉ ऑफ क्या होता है यहाँ पे गैस पे आते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। तो नेक्स्ट लॉ ऑफ गैस क्या है, याद हो तो डाल्टन लॉ, एक आपको पता होगा डाल्टन लॉ। ये सारी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अपन को आगे चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो प्रॉब्लम अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है तो प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे ये जल्दी से नोट कर लो पहले। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, ठीक है, डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ क्या होता है बच्चे, यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग, मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कई सारी गैसेस मिक्स हैं, नॉन रिएक्टिव, ध्यान देना यहाँ पे नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव नहीं तो पता लगे यहाँ पे कि क्या हुआ रिएक्टिव गैस। यहां भी अपन ने जो लिया था नॉन रिएक्टिव ही गैस लिया था। नॉन रिएक्टिव गैस अगर फिल है, समझो यहाँ पे नॉन रिएक्टिव गैस फिल है, आपस में रिएक्शन ना करें, ठीक है, नहीं तो क्या होता है यहाँ पे NO2 पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना देता है और दोनों रिएक्टिव गैस हैं, आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी गैसेस हो सकता है यहाँ पे, जैसे इस एग्जांपल में मैं बोल सकता था हीलियम है, नियॉन गैस है और ऑक्सीजन है। अब ये सारी गैसेस नॉन रिएक्टिव होगी, कभी हीलियम नियॉन के साथ या ऑक्सीजन गैस के साथ कभी रिएक्शन करेगा, नहीं करता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल ले तो लिया है लेकिन याद रखते नॉन रिएक्टिव गैसेस फिल है। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, नॉन रिएक्टिव गैस। नॉन रिएक्टिव गैस के केस में मान लो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे गैसेस है नॉन रिएक्टिव, तो यहाँ पे उन सारी गैसेस का टोटल प्रेशर जो आएगा, जो कि कंटेनर पे लगा रहे हैं, जो कि कंटेनर पे लगा रहे हैं, इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। अब इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं दो गैसेस की बात कर रहा हूँ, तीन गैसेस ले रहा हूँ, कौन कौन सा, हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन। तीन गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तीनों गैस अगर देखा जाए तो तीनों एक दूसरे में रिएक्शन नहीं कर सकते, नोबल गैसेस हैं, तो नॉन रिएक्टिव गैस है, इसमें फिल है। अब ये हीलियम भी कंटेनर पे प्रेशर लगा रहा होगा, नियॉन भी प्रेशर लगा रहा होगा, साथ साथ अगर देखा जाए तो आर्गन भी लगा रहा है, आर्गन भी लगाएगा, नियॉन भी लगाएगा, हीलियम भी लगाएगा। सबका प्रेशर का सम कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर आ रहा है उसके बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर मिक्सचर लॉ। इसी को डाल्टन्स लॉ या बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेशर मिक्सचर लॉ, तो दोनों यहाँ पे बोल सकते हो। डाल्टन्स पार्टिकल प्रेशर मिक्सचर लॉ, पूरा स्टेटमेंट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डाल्टन्स लॉ। आपको समझ में आ रहा है क्या, इस चीज को देखना। तो इस तरीके से अपन ने आज के लेक्चर में कौन कौन से लॉ पढ़े। एक तो क्या होता है गैलिसिक लॉ, जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, पास में आ रहा है। दूसरा लॉ अपना क्या था, अवोगाड्रो लॉ, और तीसरा क्या था आपका डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डाल्टन्स पार्टिकल प्रेशर मिक्सचर लॉ, बस यहाँ है, जिसमें क्या होता है नॉन रिएक्टिव गैसेस को आपस में मिक्स करते हो तो उनका इंडिविजुअल जो प्रेशर आएगा उसका सम टोटल प्रेशर के बराबर रहेगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे डाल्टन्स लॉ। इस चीज को नोट करें और प्रॉब्लम एक करते हैं। अभी तक क्योंकि गैस लॉ जितना भी पढ़ा है इसमें बेस्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और प्रॉब्लम उस पर करते हो तो थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते चलना साथ साथ। कभी इंतजार मत किया करो कि साथ साथ आप नोट कर रहे हो, मैंने रफ कर दिया, तो हमेशा याद रखना वीडियो को पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो। ध्यान से समझते हैं एक प्रॉब्लम जो कि ठीक क्या है यहाँ पे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट आजकल का मतलब देखा जाए तो मेंस या इसका नीट लेवल का क्वेश्चन है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 5 डिग्री, बाय 5 डिग्री, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट्स प्रेशर इंक्रीज बाय, इट्स प्रेशर
increased by 0.5%, तो बोल रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब मालूम क्या करना है यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। देन व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, देन what is initial temperature of gas, समझो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस प्रॉब्लम को समझना है यहाँ पे कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 5 डिग्री, ये बोल रहे हैं कि अगर हमने चेंज ऑफ, इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे T1 है 20 डिग्री, ठीक है, बाद में चेंज करके टेम्परेचर कितना कर दिया यहाँ पे T2, और ये कितना आ गया यहाँ पे 25 डिग्री, तो कितना इंक्रीज कर रहे हो, तो डेल्टा T इज इक्वल टू यहाँ पे 5 डिग्री, मतलब वो जो वैल्यू दे रखा है किसका दे रखा है, तो ध्यान देना यहाँ पे डेल्टा का कितना दे रखा है यहाँ पे 5 डिग्री, तो बाय इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर 5 डिग्री, समझ में आया ना, इट्स प्रेशर इंक्रीज बाय 0.5%, कहने का मतलब डेल्टा P बाई P और इंटू 100 का वैल्यू दे रखा है। हमेशा याद रखें जब भी परसेंटेज का चेंज पूछे, प्रेशर में, वॉल्यूम में, लेंथ में, किसी भी चीज में, तो चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100, हमेशा याद रखना अगर वैल्यू दे रखा है चेंज का, तो ये किसके बराबर दे रखा है 0.5 पे, राइट ना। तो बोल रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, गैस का इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा अगर वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट लिया, वॉल्यूम को अगर क्या लिया हमने कांस्टेंट, तो बच्चे ये पहले सोचो कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, गैलो-सेक लॉ, कौन सा लॉ फॉलो करेगा, गैलो-सेक लॉ। अगर ये गैलो-सेक लॉ फॉलो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू गैलो-सेक लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू क्या, डेल्टा T बाई T होगा, यहाँ पे एरर का कॉन्सेप्ट, एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है कि कभी भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर, चेंज ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर सेम आना चाहिए, ठीक है, यही तो आएगा। तो अगर ये चीज आ रहा है, अगर किसी को डाउट है कि ये चीज सॉल्व करके दिखा दो सर, तो मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, लेकिन ये चीज को ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेल्टा P बाई P इंटू 100 बनाता हूँ, और इधर क्या बनाता हूँ यहाँ पे डेल्टा T बाई T और इंटू 100, जो काम LHS में किया वही काम RHS में 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ये क्या होता है यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5, राइट ना, और डेल्टा T बाई T इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, डेल्टा T बाई T इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। अब समझना है यहाँ पे डेल्टा T का वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 5, डेल्टा T का वैल्यू कितना 5 इंटू यहाँ पे डिवाइडेड बाई T इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 0.5, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5, राइट ना, यही तो आएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे T इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, कैसे आया, इस T को इधर ले जाओ, इस चीज को इधर लाओ, पास में आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस, राइट ना, ये कितना आएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि ये डिग्री सेल्सियस में चेंज आ रहा है, क्या ये यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू क्या केल्विन में हो सकता है क्या, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना, चेंज ऑफ टेम्परेचर का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो टेम्परेचर का चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में या केल्विन, टेम्परेचर स्केल में ऑलरेडी पढ़ा है, सेम ही जाता है। अब एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला कैसे निकाला, कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो मैंने कहा पहले सॉल्यूशन इसका समझा देता हूँ, देन इसको समझाता हूँ किस तरीके से आता है ये फॉर्मूला, तो इसको नोट करना सॉल्यूशन जल्दी से। तो ये भी फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ किस तरीके से निकालना होता है। देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट ना, तो आप ये बताओ अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा
T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो क्या यहाँ पे P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 होना चाहिए कि नहीं? होगा जरूर। कब? जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो क्या इसी को P2 बाई P1 इज इक्वल टू T1 बाई T2 बोल सकते हो क्या? हाँ या ना? होगा ना? अब क्या इसमें दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे -1 कर दे रहा हूं। बात समझ आ रही है? T2 बाई T1 आएगा, बात समझ आ रही है ना? ये चीज यहाँ पे T2 आना चाहिए, सॉरी, और ये क्या आना चाहिए यहाँ पे T1 -1। जो काम LHS साइड वही काम RHS साइड। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये यहाँ पे कन्वर्ट होके ये जो R है फॉर्म, ये कन्वर्ट होके कैसा दिखेगा आपको? तो ध्यान देना यहाँ पे P1 इधर मल्टीप्लाई, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1, और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1, राइट। ये क्या डेल्टा P चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाई P1, और ये क्या होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाई T1। अगर मान लो इनिशियल प्रेशर P के बराबर है और इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है T के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा डेल्टा P बाई T, और इधर क्या होता है यहाँ पे डेल्टा T बाई